हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर्स के इस हमारे डिस्कशन में। आप सभी को अभी तक मैंने 15 टोटल शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया है। आई होप वो आपको फ़ायदेमंद लगे होंगे। उनका कंबाइंड जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरू करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं उगादी फेस्टिवल। आपको कई बार राज्यों का नाम यहाँ पर एसोसिएट करके पूछा जाता है। तो उगादी फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के, जो कि हमारे देश का दक्षिण भारत का एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ के हिंदू न्यू ईयर डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपको जो लूनी सोलर कैलेंडर होता है उसका मंथ कौन सा वाला, उसका मंथ चैत्र के अंदर ये आपका मनाया जाता है। तो देखो ऐसी चीज़ें मिलती हैं। हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो आपका इसके बारे में आपको अलग-अलग जगहों पर बात करता है। जब हम चैत्र मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मार्च या फिर अप्रैल वाला पार्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको यहाँ पर एक आपका मंथ दिखेगा श्रवण, तो श्रवण हमारा 5th मंथ होता है। ये हमारा 5th मंथ होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। उसके अलावा अगर आप वैशाख की बात करते हैं तो ये आपको अप्रैल या फिर मई वाला जो मंथ है हिंदू कैलेंडर के अंदर, जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से भी देखते हैं, वहां पर हमें वैशाख के अंदर आपको नजर आता है आपका कौन सा वाला मंथ, आपका या मई या फिर अप्रैल वाला पार्ट। तो ये आपका कुछ कुछ पार्ट है। इसके अलावा आपको मार्ग की बात कर लीजिए या फिर इसको हम अग्राग्रह भी बोलते हैं, ये आपका 9th मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे फेस्टिवल्स और आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है ना, तो ऐसी चीज़ें हमें हल्का-हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी है ना यार, तो आपको देखो जो पिछले सालों का डिस्कशन कर रहे हैं, एटलीस्ट उससे याद रख लेना है। अब कल को अगर आपसे पूछ ले कोई कि बताइए कि भई ये जो गादी फेस्टिवल है, जो हमारे साउदर्न एरिया स्टेट्स के अंदर मनाया जाता है, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से मंथ में बनता है? चैत्र मंथ में याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे। देखो कोरियोग्राफी के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रहा 2022 के आपके सीजीएल प्रीलिम्स पेपर के अंदर। अब आपने देखो एक नाम सुना होगा, नाम क्या है उनका, सरोज खान। ये जो सरोज खान जी है ना, आपने देखा होगा इनको, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम इनके आते रहते थे, बहुत बड़ा नाम है इनका। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। तो इनके बेटे हैं, इनके बेटे का नाम है राजू खान। इन राजू खान का नाम इसलिए जाना जाता है कि बॉलीवुड कोरियोग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो 2002 के अंदर लगान फिल्म के लिए इनको यहाँ पर ये नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनको लेकर आपको याद रखना है, ये पर्सनालिटीज जो चर्चाओं में रहती हैं, उनसे एसएससी आपका सवाल निकाल कर पूछ लेता है। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक गुड्स के, कौन सा दिए गए चार विकल्प में से एक फीचर है। अब आप में से पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि सर ये पब्लिक गुड्स, देखो ये इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया, और ऐसा नहीं है कि इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज्ञान हमें इस सवाल को करने के लिए होना चाहिए। पब्लिक गुड्स क्या होता है या फिर मैं सार्वजनिक वस्तुओं की बातें क्या करूंगा। तो देखो ये आपकी वो वस्तुएं होती हैं जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, या फिर आप इनको नॉन राइवलस बोल दीजिए। अब आप बोलोगे कि सर ये नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है। इसका अर्थ होता है कि आपका वो गुड, यानी कि आपकी वो वस्तु जो कि सभी ऑल सिटीजन्स को अवेलेबल है, सभी नागरिकों को लेकर अवेलेबल है, तो वो कहलाता है आपका नॉन एक्सक्लूडेबल। और आपकी नॉन राइवलस मतलब क्या हो जाती है कि आपका वो गुड यानी कि वो वस्तु जो कि सप्लाई के साथ साथ धीरे धीरे करके आपकी कम नहीं होती है, डिमिनिश नहीं होती है, कंज्यूम करने के लिए वो आपकी अवेलेबल रहती है। तो ये दोनों चीज आपको पब्लिक गुड्स की एक परिभाषा देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार विकल्प में बताइए कि वो कौन सा ऐसा सार्वजनिक गुड होगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कंजम्पशन एक पर्सन की दूसरे की कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। और यही आपको एक पब्लिक गुड्स की ये नॉन, जो मैंने आपसे बात करा था नॉन ड्राइवरलेस वाला, वो यही तो कह रहा था आपसे कि वहां पर आपका सप्लाई पार्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी दूसरे वाले पार्ट को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होता। हमने बात करी आपकी पब्लिक गुड्स की, इंपॉर्टेंट है।
पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल को कैसे जानोगे? जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सरकार आपको, ये आपका पब्लिक गुड है। आप एजुकेशन की बात करते हैं, ये आपका एक पब्लिक गुड है। आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, जो आपके एयरपोर्ट और आपकी सड़कें बनवाती है सरकार। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक गुड्स ही हैं, जो कि सभी सिटीजन्स को मेरे अवेलेबल थे, और वहाँ पर मैं इसकी सप्लाई में डिमिनिश होता हुआ नहीं देख रहा था, कमी आता हुआ नहीं देख रहा था, और इसकी कंजम्पशन होने से दूसरा व्यक्ति अफेक्ट नहीं हो रहा था। याद रखोगे इसको? याद रखेंगे। अगला सवाल है, अनुच्छेद 300 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आता है? देखो, आप सभी को पता होगा कि 1978 के अंदर एक चीज हुई थी। 1978 के अंदर आता है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन। तो वहां पर क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट्स के अंदर से आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी है, उसको निकाल कर रख दिया गया था 300 ए आर्टिकल के अंदर। और इसी से आपका सवाल पूछ लिया कि 300 ए आपका क्या है? तो ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है। बाकी ये भी याद रख लीजिएगा कि कब इसको निकाला गया था, ये कुछ चीज है, और कौन से भाग के अंदर ये आपका आता है। तो पार्ट नंबर 12 के अंदर अब इसको प्लेस कर दिया गया है। ये छोटी सी बात है, याद रखनी है आपको। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के नम परीक्षण स्थल के रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। इन चार विकल्प में से अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा? मैसन राम, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही आसान सा है, लगभग 11,872 मिलीमीटर सेक्शन में आपको एवरेज रेनफॉल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मुख्यतः ये जो रेनफॉल है आपका मैसन राम, वो बे ऑफ बंगाल की साइड से आपका रिसीव करता है। कहाँ पर है ये आपका? तो ये भी याद रखिएगा, मेघालय। मेघालय की कौन सी हिल्स हैं? दी खासी हिल्स। तो प्लीज ये संबंधित भी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर 2022 में राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक को किस राज्य की विधानसभा ने वापस लिया था? सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखो, ये क्या है, करंट अफेयर से है। अब किसी स्टेट से संबंधित कोई विधेयक अगर आपका चर्चाओं में रहता है, करंट अफेयर्स में आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसका डिस्कशन मैं आपके इसी यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि एक आपका स्ट्रे कैटल मूवमेंट को लेकर ये आपका विधेयक पारित करने के लिए बिल को पेश किया गया था, लेकिन इसको बाद में वापस ले लिया था। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी, ये आपकी बातें संबंधित है गुजरात राज्य से। तो ये करंट अफेयर के मुद्दे जो हम कवर करते हैं, उनमें ऐसी चीजों को हम देखते रहते हैं। ये पिछले साल की करंट अफेयर थी, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? देखो यार, ये जो आपका मेडिवल हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है ना, कि 1756 वाला टाइम है, बंगाल के नवाब की बात कर रहे हैं, अलीवर्दीन खान निपट गया है, उसकी डेथ के बाद आपको कौन नजर आता है? तो वहां पर फिर आपको नजर आता है सिराजुद्दौला, जो कि एक नया फेज था। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बनता है 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ के बाद। और ये भी कहा जाता है कि आपका सिराजुद्दौला, जिसको मिराज मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से भी जानते हैं, ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का, क्योंकि उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर डोमिनेट करने लग गई थी। तो ये एक चीज है जो कि सिराजुद्दौला की आपकी यहाँ पर इस गद्दी पर आकर बैठने से थी, कि अलीवर्दी खान के बाद 1756 के अंदर ये यहाँ पर आकर बैठता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग एक 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंत्र किस से बना था? अब देखो, ये क्या चीज है। अब ये कहने के लिए हम एंशंट हिस्ट्री का या फिर आर्ट एंड कल्चर में जो टेम्पल्स वाला सेक्शन या फिर मंदिरों वाला जो हम पार्ट कवर करते हैं उससे, लेकिन चीजें चर्चाओं में देखने के लिए मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का भीतर गांव का एक शुरुआती दौर में देखने वाला मंदिर, जो कि लगभग 1500 साल पुराना है, ये किससे बना हुआ है? तो ये आपको पकी हुई मिट्टियों से देखने के लिए मिलता है बना हुआ। ठीक है। तो इसको ग्रेटेस्ट इंडियन ब्रिक टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बोलते हैं कि गुप्त साम्राज्य या फिर गुप्ता एम्पायर के अंदर ये आपको इस जगह पर क्रिएट करवाया गया था, कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो ऐसी चीजें याद रखिएगा, चर्चा में था ये कुछ कुछ इश्यूज की वजह से, इसलिए ये आपका सवाल के रूप में आ गया था।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फोक डांसेस की बात कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य आपके सामने है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका रंगबती। याद रखोगे, फेमस फोक डांस है कौन से राज्य का? उड़ीसा का। ठीक है। और कौन कौन से आपको नजर आ जाते हैं? आपको अगर मैं फोक डांसेस की बात करूँ तो उसमें आपको उड़ीसी का नाम भी सुनने के लिए मिलता है, आपको छऊ का नाम भी सुनने के लिए मिलता है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी हम डिस्कशन करते ही रहते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में कि कौन सा फोक डांस, कौन सा क्लासिकल डांस, कौन से राज्य से या फिर राज्य के कौन से एरिया से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगेंड बॉन्डिंग को डी कक्षाओं के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी कक्षीय के विभाजन के बीच संबंधों पर चर्चा करता है? तो भैया ये है आपका केमिस्ट्री से संबंधित सवाल। केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसके अंदर हम आपका 4 कक्षाओं में या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री है, आप उसको कैसे यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि वहाँ पर लिगेंड बॉन्डिंग कैसे होगी या फिर डी ऑर्बिटल्स के अंदर डिग्रेडेशन कैसे होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके एक आपका सिद्धांत नज़र आता है, जिसके अंदर ये आपकी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीप सवाल था, इतना ज़्यादा डीपली सवाल पूछते नहीं है, बट एसएससी है, कुछ भी पूछती रहती है। ऐसे कई सारे सिद्धांत मैं आपको आपके इसी वाईटी पर करा दूँगा, कल को आपसे पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर कोई इश्यू ना आए। ठीक है? अगला सवाल देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने परय शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है, यह पहल किसका समर्थन करती है? अब देखो, जो स्टेट की या फिर किसी यूटी की या फिर केंद्र की जो भी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं, उनका हमने डिस्कशन अपनी करंट अफेयर की क्लासेस में करना होता है कि किसको संबंध में वो आपकी लॉन्च करी जा रही है या फिर कौन सा राज्य उसको लॉन्च कर रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च एक प्रोग्राम है, नाम क्या है इसका? प्रय शिक्षालय। ये आपका संबंध है ओपन एयर क्लासरूम से। ठीक है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल का इससे संबंध है। तो नाम भी अगर राज्य को लेकर कल को पूछ लें तो कोई उसमें वो नहीं होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम। तो ये भी सिंबल था, याद रखिएगा, स्टेट करंट अफेयर से आपका सवाल बन जाता। अगला है कि ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किस भारतीय संगीतकार ने रॉग फॉर पीस का प्रदर्शन किया? अलग अलग जगह पर अगर कोई भी व्यक्ति जाकर परफॉर्म करता है तो भाई साहब इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 का नोबेल पुरस्कार है, ओस्लो के अंदर कॉन्सर्ट था, रागा फॉर पीस पर परफॉर्म किया गया अमजद अली खान के द्वारा। याद रखोगे। तो कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने उस टाइम पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीस प्राइज यहाँ पर रिसीव किया था, जिसमें कि हमारे सारूद मास्टर, इनको आप सारूद से संबंधित कर सकते हैं, सारूद बजाते हैं ये, अमजद अली खान इनका नाम है। और इनके बेटे भी, इनके बेटे का नाम भी अगर कल को पूछ लिया जाए, उसमें आपका एक का नाम है अमान और एक का नाम है अयान, ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा इनको। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक होता है आपके इसी यूट्यूब के ऊपर मंथ वाइज में डिस्कशन आपको करा रहा हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करा करिए। यहाँ पर आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के पद पर समीर वी कामत को नियुक्त किया गया था। बहुत ही कॉमन न्यूज़ थी, काफ़ी चर्चाओं में थी, तो वो चीज़ एक आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट मे बी आस्क्ड। ठीक है, तो डीआरडीओ को लेकर आपको पता होगा, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ला दिया गया था 1979 वाले टाइम में। तो ये छोटी सी बात है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत कहाँ पर मौजूद होती है? एन आइडेंटिफाइड लेयर, इसका नाम क्या है उस लेयर का, जो कि आपको कहाँ पर प्रेजेंट पा रही है? आपको एक्टोडर्म और आपके एंडोडर्म। अब देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी लेयर है एक स्किन की, एक आपकी ये लेयर है, उनके बीच में कौन सी देखने के लिए मिलती है? तो बायोलॉजी का ये आपका फिजियोलॉजी वाला सेक्शन पूछ लिया जाता है। जब मैं बात करता हूँ नाम की, तो पहले तो नाम आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका मेसोग्लिया। होता क्या है? ये आपका ग्लैटिनस सब्सटेंस होता है, जो कि आपकी जेलीफिश और बाकी के जो आपके को इलेंटेटेट्स पार्ट के आपके आउटर लेयर और इनर सेलुलर लेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक दो बार आपका यूपीएससी भी पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। इतना ही सेक्शन फैक्ट के फॉर्म में इसको आप याद रख लीजिएगा।
अगला सवाल है आपसे, अधिवास को विकसित होने के स्थान को क्या कहते हैं? डेवलपिंग प्लेस ऑफ सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो डेवलपिंग प्लेस को कहा जाता है साइट, यानी कि स्थल। आपने देखा होगा ना, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनसे नहीं बोला जाता है कि भाई मेरी वो वाली साइट है, वहाँ पर काम चल रहा है। तो जब हम किसी सेटलमेंट को डेवलप कर रहे हैं, उसको आपका साइट कहा जाता है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहिर्जनिक बल के कारण होता है, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होने वाला? इन चार विकल्प में से आपको कौन सा फिनोमेना नजर आता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो आपको नजर आता है आपका इरोजन। अब आप में से आधे लोग बोलेंगे कि सर ये एक्सोजेनिक फोर्सेस को थोड़ा सा बात कर दीजिए, तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं कभी कभी। इन्हें आप एक्सटर्नल फोर्सेस बोल दीजिए। ये आपके वो होते हैं जो कि एक्चुअली में अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आपके प्रोड्यूस होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और अपनी एनर्जी लेकर वो आपके प्लेनेट के बाहर की तरफ निकलने का काम करता है। और ये आपको इन्वॉल्व नजर आता है आपके इस इरोजन वाले पार्ट के अंदर। ये एक मेन चीज है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की है? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक हमने कितनी बार मेजबानी की है, ये आपको बताना है। अब देखो, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही रेगुलर तौर पर तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन क्रिकेट मेरे ख्याल से आप में से मोस्टली लोगों को पसंद होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फिलहाल को आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी तक हमने 3 बार मेजबानी की है, अगर मैं आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। एक तो आपको ये पता होगा कि अभी जो हमने 2011 के अंदर जीता था, वो हमारा भारत के अंदर आयोजित था। उसके बाद 1996 वर्ल्ड कप पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, इन तीनों देशों के बीच में साझा रूप से आपका किया गया था। और उसके बाद उससे पहले 1987 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने जॉइंटली इस वर्ल्ड कप को क्या किया था? मेजबानी की थी। तो ये पूछ ले जाते हैं यार, ये पता होना चाहिए कि 1987, 1996 और 2011 ये हमारा एक पार्ट है जिसके अंदर हम हमारे देश को इस इवेंट को होस्ट करते हुए देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आईपीएल 2022 का जो फर्स्ट मैच है वो कहाँ पर खेला गया? तो भाई ये देख लीजिएगा, इस बार के जो आपके आईपीएल हुए हैं, तो ये आपका मुंबई के अंदर खेला गया था। ठीक है, तो मुंबई के बीच में आईपीएल 2022 का जो आपका मैच था वो खेला गया था। बाकी के आपके इस बार का जो हुआ है वो भी देख लीजिएगा। ये चीज़ें बनती रहती हैं, कभी कभी वो पता नहीं कुछ पूछ लेते हैं, तो ये बन जाता है। इस बार के विनर, रनर अप सबको पता ही है। विनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग है। रनर अप कौन है? गुजरात टाइटंस है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप लोग जानते ही हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रारंभ में HYVP को लगभग कितने क्षेत्रों में लागू किया गया था? HYVP वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मच एरिया? अब देखो यार, ये ऐसे मिलियन हेक्टेयर का ऑप्शन देके इन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया। आप में से कई सारे लोग परेशान हो जाओगे कि सर ये HYVP क्या है? तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने पढ़ाई थी आपकी क्या, हाई यील्डिंग वेराइटीज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। मुख्य अंदर इसमें क्या था कि 1970 वाला जो टाइम था, 1977, उसमें हमें अपने देश को फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाना था, जहाँ पर आपका ये हाई बिल्डिंग वेराइटी जो प्रोग्राम है इसको चलाया गया था। जो एरिया इसके अंदर काउंट किया गया था वो था आपका 2 मिलियन हेक्टेयर, जिसके अंदर आपके ये मैक्सिको से मंगाए हुए जो भी आपके सीड्स थे इनको यूज करा गया था। तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 4th 5 ईयर प्लान से आपके HYVP को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बात शुरू हुई थी। ये कुछ कुछ फैक्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? वाटर वेपर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं भैया। मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा हूँ। मोस्ट अबंडेंट रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली आपको वाटर वेपर मिलती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है? इनको हम आपका GHG के नाम से भी डिनोट करते हुए नजर आते हैं, जो कि एक्चुअली में जो आपकी इंफ्रारेड या फिर ऐसी जो रेडिएटिंग रेज होती हैं या फिर आपकी हीटअप्स होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर उसका एक बबल बना देती हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर, जिसको आप H2O भी बोल दीजिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, आप मीथेन की बात कर लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बता ही दिया ना, बस ठीक है, इतना है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लो, N2। तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या नजर आएगा? आपका वाटर वेपर नजर आएगा। एक्वस वेपर है जो कि आपकी वाटर का गैसेस फॉर्म होता है।
तो वाटर वेपर आपका सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपको नजर आती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन चमान रूलर के रूप में नजर आता है, जिसको जाना जाता है चमान। अब देखो, ये कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि टाइटल्स या फिर इनको कहाँ कहाँ जगह पर किस किस नाम से बुलाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल आपको टेक्स्ट मिलते हैं उनमें किसी को किसी नाम से आपका यूज करा जाता है। तो आपको नजर आएगा 1177 से लेकर 1192, और यहाँ पर नजर आएंगे आपको पृथ्वीराज 3। इनको जाना जाता है आपका शमान रूलर के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनको कभी कभी आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी यूज कर देता है। तो ये याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान को ही हम पृथ्वीराज 3 के नाम से जान रहे हैं, जो कि एक एक और नाम दिया जाता है, मैं अगर इनकी बात करूं, वो है आपका राय पिथौरा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी नेम्स जो कि एक्चुअली में दे दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सभी को पता है। ठीक है, पृथ्वीराज 3 आप इनको कहते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संसदीय दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारतीय पार्लियामेंट्री ग्रुप है, उसकी स्थापना कब करी गई थी? 1949 के अंदर। अब देखो यार, ये आपके पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला यानी कि संवैधानिक विकास वाला हमारा चैप्टर होता है, वहां पर पढ़ता है। स्थापना 1949 के अंदर करी गई थी। सभी को पता है कि ये क्या है, आपकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि इंडियन रिपब्लिक या फिर भारतीय संसद के नाम से जानी जाती है। कब स्थापना हुई है, हमने उसके बारे में बात कर ली है। और आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है उसके अंदर आपका 543 मार्क नजर आता है, राज्यसभा के अंदर 5245 नजर आता है। इसके अंदर आपके वो 12 मेंबर भी होते हैं जो कि आपके चुनकर आता है, मतलब अपॉइंट करे जाता है। तो ये बेसिक नंबर्स हैं, याद रखना है। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो देखो, ये जो आपके प्रोग्राम होते हैं, इनकी शुरुआत कब हुई, इनका जो हिस्ट्री है उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लेती है एसएससी। तो इसको इनिशिएट कब करा गया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो 1972 के अंदर, पंचवर्षीय योजना वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको प्रॉपरली कराया था नहीं कराया था, तो 1972 के अंदर ये आपका इनिशिएट किया गया था प्लान, कि यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा पॉपुलेशन को देश के अंदर, जहाँ पर फिर हम हेल्थ को, मैटरनल जो डिक्रीज है, न्यूबॉर्न चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम काम कर पाए। तो याद रखिएगा 1972। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? कान्हू एंड सिद्धू ने इन 4 विकल्प में से कौन से रिवोल्ट का समर्थन किया था या फिर लीड किया था, आप ऐसे बोल दीजिए। तो आपको नजर आता है आपका संथल रिवोल्ट। हमारे देश के अंदर मल्टीपल जगहों के अंदर आपको इस प्रकार के इंडिपेंडेंट मोमेंट्स या फिर इंडिपेंडेंट क्रांतियां देखने के लिए मिलती हैं। संथल रिवोल्ट की जब हम बात करते हैं तो इसको एक और नाम से यूज करा जाता है, और वो है आपका संथल हुल। ठीक है, तो ये जो आपका झारखंड बोल दीजिए या फिर वेस्ट बंगाल वाला रीजन बोल दीजिए, वहां पर आपको कुछ लोग नजर आते हैं जो कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनके जमींदारी सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और उन्होंने इस अपराइजिंग को फिर यहाँ पर शुरू किया था। तो इसमें कान्हू और सिद्धू, मैंने जो मेडिवल हिस्ट्री कराई है आप लोगों को, वहां पर भी करा था, यहाँ पर भी कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको संथल रिवोल्ट याद रखना है। यह आपकी शिफ्ट का अंतिम सवाल। द्विगुणित प्राणी के एक उदाहरण को पहचानो। मैं डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात कर रहा हूं कि उसका इन 4 विकल्प में से जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो ये है आपका सीलेंट्रेटस। ठीक है, सीलेंट्रेटस या फिर कोलेंट्रेटा भी आप इनको नाम बोलते हैं, और ये आपका कौन सा फाइलम से आता है? ये आपका आता है फाइलम स्निंडारिया। क्या कह रहे हो कि सर ऊपर से चला गया? कोई बात नहीं, इनके ऊपर मैं प्रॉपरली आपको जो कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं उन पर एक वाईटी पर अच्छी वीडियो बना दूंगा, वो आपको हेल्प करेगी। तो यार ये थी बात। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल वाला ऑप्शन है आप उसको प्रेस कर सकते हैं। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जो कंबाइंड प्लेलिस्ट है और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगली क्लास में मिलता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।